Hello, my dear students. You are most welcome on WS Academy. In this series, we will revise the whole Indian polity and constitution एंड गवर्नेंस पार्ट एंड इसमें जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं जो एग्ज़ाम में आती हैं वो हम सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे और जितने भी इम्पॉर्टेंट एरियाज़ हैं जितने भी कोर एरियाज़ हैं इंडियन पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन के एंड गवर्नेंस के वो हम इस सीरीज़ में करेंगे। सबसे पहला वाला जो लेक्चर मैंने लाया है इसमें मोस्ट इम्पॉर्टेंट आर्टिकल्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, हमारी इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन में जितने भी इम्पॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं वो मैं आपको एक्सप्लेन करूँगी, वो हम डिस्कस करेंगे। लेकिन इसमें क्या है कि आपको पता है कि देयर आर मोर देन 465 आर्टिकल्स और उसमें सारे इंपॉर्टेंट नहीं होते और उतने याद भी नहीं रखने और रखे भी नहीं जा सकते। लेकिन जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ना, जो याद रखने के लिए ज़रूरी है आपको एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से, वो हम एक एक करके डिस्कस करेंगे। उसके बाद सारी इंडियन पॉलिटी एंड गवर्नेंस जो है सेम टाइम पे रोज़ आपको मिलेगी कंटिन्यूस बेसिस पे। अगर आपको पॉलिटी रिवाइज करनी है या अच्छे से पॉलिटी के कॉन्सेप्ट सीखने हैं, जितने भी इसमें कोर कॉन्सेप्ट्स है, जितने भी इसमें जो इम्पोर्टेंट एंड कोर ऑफ द इंडियन पॉलिटी एंड गवर्नेंस सिस्टम एंड गवर्नमेंट का सिस्टम है वो हम बिल्कुल अच्छे से सीखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। तो इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट आर्टिकल्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हम स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले आर्टिकल नंबर 1। अगर हम आर्टिकल नंबर 1 की बात करेंगे, बेसिकली अगर आप कॉन्स्टिट्यूशन हमारा देखेंगे, कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है? कॉन्स्टिट्यूशन इज़ अ डॉक्यूमेंट। कॉन्स्टिट्यूशन डॉक्यूमेंट होता है। इंडिया कॉन्स्टिट्यूशन एक डॉक्यूमेंट है जिसपे सारी चीज़ें लिख के हैं कि हमारा सिस्टम, गवर्नमेंट का सिस्टम कैसे चलेगा, इलेक्शन कैसे होगा, किस पोजीशन में कौन सा पावर रहेगा, सारा कुछ लिख के है, राइट। तो इट्स अ बल्कि डॉक्यूमेंट। अब उस डॉक्यूमेंट को ईजी बनाने के लिए सेम चीज़ें हम कैसे इंडेक्सेस उनको रखेंगे, हमने आर्टिकल नंबर्स रखे हैं वहाँ पे, ठीक है। तो इन आर्टिकल नंबर्स में कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ों को एक्सप्लेन करके रखा गया है। तो इन्हीं इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स को हम देखेंगे। तो सबसे पहले हम आर्टिकल नंबर 1 देखते हैं। आर्टिकल नंबर 1 इज अबाउट नेम एंड टेरिटरी ऑफ द यूनियन। नेम एंड टेरिटरी ऑफ द यूनियन आर्टिकल नंबर 1 है। इट इज़ अबाउट नेम एंड टेरिटरी ऑफ यूनियन। तो आर्टिकल नंबर 1 आपको पता होना चाहिए, इट इज़ नेम एंड टेरिटरी ऑफ यूनियन। आर्टिकल नंबर 1 जो है वो डील करता है किसके साथ? हमारी कंट्री के नेम के साथ और उसकी टेरिटरी के साथ और कैसा सिस्टम रहेगा। इसमें 3 सब क्लॉज है। बेसिकली सबसे पहले आर्टिकल नंबर 1 बोलता है इंडिया दैट इज़ भारत। इसमें दोनों नाम रखे गए हैं, इंडिया मॉडर्न नेम भी और पुराना भारत नेम भी। क्यों? क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन मेकर जो है उनमें डिलेमा आ गया था। कुछ लोग बोलते थे कि भारत रखेंगे, कुछ इंडिया, तो दोनों रखा गया है। इंडिया दैट इज़ भारत शैल बी यूनियन ऑफ स्टेट्स, ठीक है। तो इसमें ये बताया गया है और दूसरे क्लॉज में कि जो हमारी इंडिया में स्टेट्स हैं, आपको पता है इंडिया को डिवाइड किया गया है स्टेट्स में, वो इनडिस्ट्रक्टिबल है। जो इंडिया की स्टेट्स है वो डिस्ट्रक्टिबल है, लेकिन जो इंडिया है, जो इंडिया का सेंटर है, वो इनडिस्ट्रक्टिबल है। क्या आप इंडिया को डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते हो, आप इंडिया को डिवाइड नहीं कर सकते हो। हाँ, जो स्टेट्स है ना, उनको जो है इंडिया अगर चाहेगा, अगर सेंटर चाहेगा, उनको मोल्ड कर सकता है। सेंटर कैन मोल्ड द स्टेट्स, उनकी बाउंड्रीज को आल्टर कर सकता है, नाइट स्टेट्स बना सकता है, एक स्टेट को 2 स्टेट बना सकता है, सेंटर उनको चेंज कर सकता है। दे आर डिस्ट्रक्टिबल, लेकिन सेंटर जो है ना वो इनडिस्ट्रक्टिबल है। आप सेंटर को चेंज नहीं कर सकते हो। तो स्टेट्स को ये राइट नहीं है कि वो इंडिया से अलग हो, दे कैन नॉट सेसीड फ्रॉम द इंडिया, ठीक है। और इसमें बात की गई है टेरिटरी ऑफ इंडिया की। यूनियन ऑफ स्टेट्स से ज़्यादा टेरिटरी इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि टेरिटरी ऑफ इंडिया में एक तो स्टेट्स आती हैं, यूनियन टेरिटरीज आती हैं, और वो टेरिटरीज आती हैं जो इंडिया फ्यूचर में एक्वायर कर सकता है। तो जो आर्टिकल नंबर 1 है, इट डील्स विद द नेम एंड टेरिटरी ऑफ द यूनियन। और नाम क्या रखा गया इंडिया का? इंडिया दैट इज भारत शैल बी द यूनियन ऑफ स्टेट्स, कि स्टेट्स का एक यूनियन है। स्टेट्स को कोई राइट नहीं है इंडिया से दूर होने का, और सेंटर जो है इंडिया की जो गवर्नमेंट है, यूनियन लेवल की गवर्नमेंट, वो पार्लियामेंट चेंज कर सकता है स्टेट्स को। दे कैन बी अल्टर्ड बट यूनियन कैन नॉट बी अल्टर्ड, ठीक है। स्टेट्स को अल्टर कर सकते हैं, राइट। यहाँ तक बात समझ आ गई। आर्टिकल नंबर 1 याद रहा, इट इज अबाउट द नेम एंड टेरिटरी ऑफ द यूनियन। ओके, सो मूविंग टू अनदर इंपॉर्टेंट आर्टिकल, इट्स अबाउट आर्टिकल नंबर 3। आर्टिकल नंबर 3 बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और ये क्या है? आर्टिकल नंबर 3 डील करता है फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट्स एंड अल्ट्रेशन ऑफ एरियाज, बाउंड्रीज एंड नेम्स ऑफ एग्जिस्टिंग स्टेट्स। आर्टिकल नंबर 3 डील करता है किसके साथ? कि अगर हमें नई स्टेट्स, क्योंकि ये पावर किसको दिया गया है? कॉन्स्टिट्यूशन ये पावर पार्लियामेंट को दिया है। पार्लियामेंट अगर नई स्टेट्स बनाएगा, अगर नई स्टेट्स को फॉर्म करना है, अगर
एरियाज ऑल्टर करने हैं, बाउंड्रीज चेंज करनी है या नाम चेंज करनी है एग्जिस्टिंग स्टेट्स के, अगर स्टेट्स के नाम चेंज करने हैं वो भी हम कर सकते हैं, वो भी पार्लियामेंट कर सकता है, बाउंड्री चेंज करनी है वो भी हो सकता है, और अगर अल्ट्रेशन करनी है स्टेट्स में, एरियाज में, ठीक है, वो भी कर सकते हैं, और अगर नई स्टेट्स बनाने हैं वो भी बना सकते हैं। जैसे कि आपको पता होगा 2014 में एक नई स्टेट बनाई गई, तेलंगाना, नई स्टेट बनाई गई तेलंगाना, एज 29th स्टेट वो बनी थी, लेकिन जम्मू एंड कश्मीर को स्टेटहुड रिमूव किया तो अब हमारे पास 28 स्टेट्स है। तो असल में जो 2014 में क्या हुआ था, तेलंगाना को बनाया गया एक नई स्टेट। ठीक है, मैं आपको ये एग्जांपल दे रही हूँ। सो आर्टिकल 3 जो है वो डील करता है फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट्स एंड ऑल्ट्रेशन ऑफ एरियाज, बाउंड्रीज और नेम्स ऑफ एग्जिस्टिंग स्टेट्स, राइट। ओके, मूविंग टू द अनदर इंपॉर्टेंट आर्टिकल। जब हम ये सीरीज, रिवीजन वाली सीरीज कंप्लीट करेंगे उसके बाद हम एमसीक्यूज भी करेंगे। आर्टिकल नंबर 13 हमें क्या बताता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मैंने हाईलाइट करके रखा है। आर्टिकल नंबर 13 tells us about laws inconsistent with or in derogation of the fundamental rights। जितने भी लॉज जो फंडामेंटल राइट्स के साथ सहमत नहीं करते होंगे, ऐसे कुछ लॉज अगर पार्लियामेंट बनाएगा या स्टेट लेजिस्लेचर बनाएगा जो फंडामेंटल राइट्स को वायलेट करता है या फंडामेंटल राइट्स की स्टेटस को लोअर करता है, वो जो है वो नल एंड वाइड करा देंगे, उनको जुडिशियल रिव्यू कर सकता है। तो क्योंकि आपको पता है गवर्नमेंट के 3 ऑर्गन्स होते हैं, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। ठीक है, अगर लेजिस्लेटर कोई ऐसा लॉ बनाता है जिससे असर पड़ेगा सिटीजन्स के फंडामेंटल राइट्स को, ठीक है, फंडामेंटल राइट्स आपको पता है कुछ राइट्स मिले हैं सिटीजन्स को, सिटीजन्स ऑफ इंडिया को, और अगर फंडामेंटल राइट्स को कुछ असर पड़ता है किसी भी लॉ से तो जुडिशरी के पास एक राइट होता है जुडिशियल रिव्यू का, वो हर एक लॉ का रिव्यू करती है जुडिशरी। क्यों? क्योंकि जुडिशरी इज द गार्डियन, सुप्रीम कोर्ट इज द गार्डियन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। क्योंकि लेजिस्लेचर के पास लिमिटेड पावर्स है, लेजिस्लेचर को तो लॉ बनाना है, लेजिस्लेचर को काम करना है, पार्लियामेंट काम कर सकता है, लेकिन अंडर कॉन्स्टिट्यूशन के अंडर, एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन, अगर ये कॉन्स्टिट्यूशन से बाहर जाएगा तो जुडिशरी उस लॉ को नल एंड वाइड करा देगी। तो जुडिशरी को आर्टिकल 13 जुडिशियल रिव्यू का पावर देता है, और जुडिशरी जो है देखती है अगर कोई भी लॉ बना, क्या कर रहा है, ये मत वायलेट कर रहा है फंडामेंटल राइट्स ऑफ सिटीजन्स। ठीक है, क्या ये फंडामेंटल राइट्स को वायलेट करता है या नहीं करता है। अगर फंडामेंटल राइट्स को वायलेट कर रहा है तो वो लॉ जो है वो नल एंड वाइड करा दिया जाएगा। ठीक है, बात समझ में आ गई। Okay, moving to another important article, it is about article number 14. Article number 14 deals with the equality before law. फॉर एग्जाम्पल, कोई अमीर बंदा है, कोई गरीब बंदा है, अगर दोनों ने क्राइम किया है, सेम क्राइम, तो दोनों को सेम लॉ फेस करना पड़ेगा। अगर कोई जेल में है, जेल में जितने भी है उन्होंने अगर कोई क्राइम किया है उनको सेम कंडीशंस पे बिठाया जाएगा। अगर फॉर एग्जाम्पल किसी ने चोरी किया और किसी ने किसी का मर्डर किया है तो मर्डर वाले को मर्डर वाली सज़ा मिलेगी और चोरी वाले को चोरी वाली सज़ा मिलेगी। तो इक्वलिटी बिफोर लॉ, लॉ के सामने सब इक्वल है, कोई लॉ से अबो नहीं है। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन इज द हाईएस्ट लॉ ऑफ लैंड, कॉन्स्टिट्यूशन सबसे ऊपर है और सब इक्वल है लॉ की नज़र में। ठीक है, तो इक्वलिटी के रिलेटेड सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल, आर्टिकल नंबर 14। ठीक है, और आर्टिकल नंबर 16 हमें क्या बताता है, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, राइट टू इक्वलिटी में आता है। इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन मैटर्स ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट, अगर गवर्नमेंट कोई एडवर्टीजमेंट करता है उसमें सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलेगी। हाँ, कोई टेक्निकल एरिया होता है जिसमें टेक्निकल क्वालिफिकेशन की ज़रूरत होती है, दैट इज़ नॉट एन इशू, बट अगर आप मेल है, फीमेल है, अगर आप हायर कास्ट से है, लोअर कास्ट से, अगर आप मुस्लिम हैं, हिंदू है, बुद्धिस्ट है, आपको के साथ कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा, सबके लिए इक्वल अपॉर्चुनिटी ऑफ एम्प्लॉयमेंट मिलेगी, राइट। तो उसमें ये नहीं देखा जाएगा कि आप किस मज़हब से हैं, आपकी एज बार, तो मिनिमम एज बार होता है, बाकी जो एक टेक्निकली एक क्वालिफिकेशन रखी गई होती है कि क्योंकि अंडर एज भी नहीं होना चाहिए बंदा, लेकिन आपके एज के बेसिस पे, आपके रिलीजन के बेसिस पे, आप किस स्टेट से बिलोंग करते हैं उस बेसिस पे आपको जो है इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी दी जाएगी। कुछ एक्सेप्शंस थी आर्टिकल नंबर 16 के साथ जिसमें रेजिडेंस मैटर करती है, वो कुछ एक्सेप्शंस है। अदरवाइज इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन मैटर्स ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट, पब्लिक एम्प्लॉयमेंट मतलब होता है गवर्नमेंट एम्प्लॉयमेंट। फॉर एग्जाम्पल, जब भी यूपीएससी नोटिफिकेशन निकालता है तो यूपीएससी आईएएस बनने का ख्वाब सब देखते हैं फॉर एग्जांपल, तो
आपने देखा होगा एक मुसलमान भी आईएएस एग्जाम में अपियर होता है, उसको भी अलो किया जाता है, एक हिंदू भी एक सिख भी, ठीक है। और जब इंटरव्यू होता है आप देखते हैं फाइनल लिस्ट में वो मेरिट के बेस पे होता है, टोटली ऑन मेरिट, ठीक है। बिकॉज हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स ने रखा है आर्टिकल नंबर 16 इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन मैटर्स ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट। उसके बाद आर्टिकल नंबर 17 मोस्ट इंपॉर्टेंट, आर्टिकल नंबर 17 क्या डील करता है, एबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी। क्योंकि क्या था कि आज़ादी से पहले हमारी जो इंडियन सोसाइटी थी उसमें कास्ट सिस्टम बहुत रिजिड था और उसमें शूद्रास होते थे, शेड्यूल कास्ट होते थे या दलित्स जिनको हम बोलते थे, उनको हायर कास्ट लोग अपने साथ रहने नहीं देते थे, रोड्स को यूज़ नहीं करने देते, टेम्पल एंट्री बैन थी, या उनको बोलते थे कि जो चीज़ पे वो हाथ लगाएगा वो गंदा हो गया, पानी यूज़ नहीं करने देते थे। तो अनटचेबिलिटी बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस होती थी। लेकिन आज़ादी के बाद अनटचेबिलिटी को प्रैक्टिस करना एक जुर्म है, उसके लिए एक बाज़ाब्ता अनटचेबिलिटी एक्ट है हमारे पास जिसमें पुनिशमेंट रखा गया है एंड देयर इज़ अ ह्यूज पेनल्टी फॉर दिस। सो आर्टिकल 17 सेज अबाउट द एबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी, कि आप अनटचेबिलिटी प्रैक्टिस नहीं कर सकते हो, इस अनटचेबिलिटी को ख़त्म करना है, ठीक है, बिकॉज ऑल आर इक्वल इन द आइज ऑफ लॉ। Article number 19 provides protection of certain rights regarding freedom of speech and etc. Article 19 जो है वो right to freedom हमें provide करता है, तो ये हमें कुछ rights देते हैं regarding freedom, जैसे right to speech, राइट टू फ्री स्पीच एंड एक्सप्रेशन। जैसे मुझे मन आता है मैं आर्टिकल लिखती हूँ न्यूज़पेपर में, राइट, इवन मैं गवर्नमेंट को कंस्ट्रक्टिवली क्रिटिसाइज भी कर सकती हूँ, तो इट्स माय फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, ठीक है। राइट टू असेंबल, हम एक जगह जमा हो सकते हैं बट वायलेंस क्रिएट नहीं करनी है, पीसफुली, ठीक है। अच्छा, राइट टू फॉर्म एसोसिएशन, हम कोई भी एसोसिएशन बना सकते हैं, इतनी सारी एसोसिएशंस होती हैं। राइट टू रिजाइड, मैं जाके रह सकती हूँ कहीं भी जगह पे, हाँ वायलेंस क्रिएट नहीं करनी है, एज पर द लॉ मैं रह सकती हूँ, या फ्रीली मैं मूव कर सकती हूँ टू इन द होल कंट्री, मैं पूरी इंडिया को घूम भी सकती हूँ, राइट। तो अंडर आर्टिकल 19 हमें बहुत सारी फ्रीडम के राइट्स मिले हैं, राइट, ओके। आर्टिकल नंबर 21 किसके साथ डील करता है, प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, ठीक है। आर्टिकल नंबर 21 में हमें प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी मिलती है, राइट। तो मतलब इसमें प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी मतलब वी हैव राइट टू लाइफ, जो भी पैदा होता है ना उसको राइट टू लाइफ है, आपको आके कोई मार नहीं सकता है, आपको आके कोई ये नहीं बोल सकता कि आप जिंदा क्यों रह रहे हो। इसके साथ साथ पर्सनल लिबर्टी, मगर मतलब आई हैव माई राइट, इट्स माई फंडामेंटल राइट टू डेवलप माई सेल्फ, ठीक है, हमारी पूरी डेवलपमेंट के लिए। और इसके साथ साथ ये राइट टू लाइफ सिर्फ राइट टू लाइफ नहीं है, वी हैव अ राइट टू प्योर एयर, वी हैव अ राइट टू प्योर वाटर, वी हैव अ राइट टू पोल्यूशन फ्री एनवायरनमेंट, ठीक है। और गवर्नमेंट इस पे काम भी कर रहा है पोल्यूशन को कंट्रोल करना, क्योंकि ये हमारा फंडामेंटल राइट्स है सिटीजन्स का, दैट वी शुड हैव अ डिसेंट एनवायरनमेंट टू लाइफ, वी हैव अ राइट टू लाइफ with dignity and honor, ठीक है। So article 21 deals with protection of life and personal liberty, right? Article 21A, right to elementary education, जो up to elementary classes. The right to elementary education is a fundamental right under Article 21A and it has been added by 86th Constitutional Amendment Act. Article 21A पहले Constitution में नहीं था, इसको ऐड किया गया 86th Constitutional Amendment Act के द्वारा, ठीक है। Article 21A is about right to elementary education, इसको ऐड किया गया 86th Amendment Act के साथ, एक्ट के थ्रू, ठीक है। तो दैट मीन्स हर एक बच्चे को ये राइट है कि उसको एलिमेंट्री एजुकेशन मिले। आर्टिकल नंबर 25, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, फ्रीडम ऑफ कॉन्साइंस एंड फ्री प्रोफेशन प्रैक्टिस एंड प्रोपोगेशन ऑफ रिलीजन, ये राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन में आता है। आर्टिकल 25 हमें बताता है सिटीजन्स को कि आपकी मर्जी है, आप कोई भी रिलीजन को प्रैक्टिस कर सकते हैं, आप किसी भी रिलीजन को प्रैक्टिस कर सकते हैं और उसको प्रोपागेट भी कर सकते हैं, उसको फैला भी सकते हैं। यू कैन प्रीच योर रिलीजन नॉट बाय फोर्सफुल कन्वर्जन, बट यू कैन, आप फोर्सफुली किसी को कन्वर्ट नहीं कर सकते, बट हाँ आप कोई भी रिलीजन को प्रैक्टिस कर सकते हैं, आप कोई भी रिलीजन जो है प्रोफेस कर सकते हैं, आप प्रोपागेट कर सकते हैं उस रिलीजन को, ठीक है। फ्रीडम ऑफ कॉन्साइंस, आपका जो ज़मीर जो चाहेगा जो वाला रिलीजन फॉलो करना, आपको कोई जो है कंपेल नहीं कर सकता है। जैसे कि आपने देखा होगा इंडिया इज़ अ मल्टी रिलीजियस कंट्री, यहाँ पे जो है डाइवर्सिटी ऑफ रिलीजन
रिलीजन्स है, जितने भी मेजर रिलीजन्स है वो इंडिया में पाए जाते हैं, बीट हिंदुइज्म, बीट इस्लाम, बीट सिखिज्म, बीट क्रिश्चियनिटी, बीट जैनिज्म, बीट जुडाइज्म, बीट बुद्धिज्म, हर एक रिलीजन के लोग यहाँ पे रहते हैं. सो आर्टिकल 25 प्रोवाइड्स द फ्रीडम ऑफ कॉन्साइंस एंड फ्री प्रोफेशन, प्रैक्टिस एंड प्रोपगेशन ऑफ रिलीजन. ओके, moving to another important article, it is about article number 30. Article 30 deals with right of minorities to establish and administer educational institutions. जितनी भी minorities है, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ये बोलता है कि दो तरह की minorities होती हैं, एक तो linguistic minorities है, दूसरा religious minorities. एक तो वो माइनॉरिटीज़ जो कुछ ज़ुबान बोलते हैं और कम तादाद में, और दूसरी वो माइनॉरिटीज़ जो किसी रिलीजन से बिलोंग करती है जो कम तादाद में. तो माइनॉरिटीज़ जो होती है ना, उनको पूरा राइट दिया जाता है कि वो अपना एक एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन सेटअप कर लें, वो अपना कोई एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन सेटअप कर सकते हैं और उसमें जो है वो काम चला सकते हैं. जैसे आपने देखा होगा मुस्लिम मदरसास होते हैं ना, तो वो क्योंकि मुसलमान इंडिया में माइनॉरिटी है तो उनको अलाउ किया जाता है. ठीक है, राइट, या कोई भी लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी होगी उसको भी अलाउ किया जाएगा. मतलब हर एक कम्युनिटी को अलाउ करते हैं अपना अपना एक एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन सेटअप करना. हाँ, गवर्नमेंट की रजिस्ट्रेशन ज़रूरी होती है क्योंकि गवर्नमेंट रेगुलेट करता है, कोई अनलॉफुल चीज़ तो वहाँ पे नहीं चल रही है. बट येस, वी हैव अ फंडामेंटल राइट टू एडमिनिस्टर एंड एस्टैब्लिश आवर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस. इट इज़ अंडर आर्टिकल 30. Right? Article 31C, saving of laws giving effect to certain directive principles. Article 31C हमें बताता है कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में एक चैप्टर है डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी. कुछ चीज़ें जो डायरेक्ट है, गवर्नमेंट को डायरेक्ट कर रही है कि आप पॉलिसी अगर बनानी है तो इस तरह की बनाइए जिसमें आप वेलफेयरिस्टिक अप्रोच अपनाएं, आप लोगों के वेलफेयर के लिए काम करें. तो आर्टिकल 31C जो है उन लॉज को इफेक्ट देता है. ठीक है, उनको एक और भी स्ट्रांग बनाता है डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स को, क्योंकि ये वेलफेयरिस्टिक मेजर्स होते हैं. आर्टिकल 32 इज द सोल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. आर्टिकल 32 इज मोस्ट इंपॉर्टेंट. रेमेडीज फॉर एनफोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट्स इंक्लूडिंग रिट्स. देखो, अगर किसी का भी फंडामेंटल राइट वायलेट होता है ना, तो वो डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट जा सकता है. ठीक है, if fundamental rights violates, a person can directly move to the Supreme Court. Otherwise आपके पास डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स होते हैं, हाई कोर्ट्स होते हैं, आप पहले वहाँ जाते हैं. लेकिन अगर आपका फंडामेंटल राइट वायलेट होता है तो आप डायरेक्टली मूव कर सकते हैं सुप्रीम कोर्ट, और सुप्रीम कोर्ट आपका केस सुनेगा और रेमेडी प्रोवाइड करेगा. और अंडर आर्टिकल 32 सुप्रीम कोर्ट क्या करता है, रिट्स इशू करता है. उन रिट्स के बारे में हम सुप्रीम कोर्ट वाले चैप्टर में इन डिटेल पढ़ेंगे. अभी मैं आपको ऊपर से आर्टिकल्स का पढ़ा रही हूँ. तो रेमेडीज फॉर एनफोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट्स इंक्लूडिंग रिट्स, इट इज इन अंडर आर्टिकल 32. तो आर्टिकल 32 हमें बताता है कि अगर आपके फंडामेंटल राइट्स वायलेट होते हैं तो आप डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं. सुप्रीम कोर्ट इज द गार्डियन, ही कैन प्रोटेक्ट योर फंडामेंटल राइट्स. तो वो इशू करता है रिट्स. ठीक है, इवन आर्टिकल 32 इज इटसेल्फ ए फंडामेंटल राइट. आर्टिकल 32 भी एक फंडामेंटल राइट है, लेकिन ये लाया गया है कॉन्स्टिट्यूशन में इसीलिए, क्यों, बाकी फंडामेंटल राइट्स को बचाने के लिए. अगर आर्टिकल 32 नहीं होगा तो फ़ायदा ही नहीं है फंडामेंटल राइट्स का, क्योंकि आप देखोगे कोई भी गवर्नमेंट आ सकती है और वो वायलेट कर सकती है फंडामेंटल राइट को, या कोई भी प्राइवेट इंडिविजुअल आके आपके फंडामेंटल राइट को वायलेट कर सकता है. लेकिन आर्टिकल 32 इसीलिए रखा गया है क्योंकि आपको रेमेडीज प्रोवाइड करने के लिए आपको ये पावर मिलता है कि आप सुप्रीम कोर्ट जाके अपने फंडामेंटल राइट को बचा सकते हैं. ठीक है, आर्टिकल 38 जो है इट्स फ्रॉम DPSPs, स्टेट टू सिक्योर अ सोशल ऑर्डर फॉर द प्रमोशन ऑफ वेलफेयर ऑफ द पीपल. ये डायरेक्ट करता है स्टेट को, अगर आप पॉलिसी ऐसी बनाओ कि आप सोशल ऑर्डर एक क्रिएट करो सोसाइटी में, क्योंकि लोगों के वेलफेयर के लिए, बहबूदी के लिए आप सोशल ऑर्डर ऐसा करो कि जिसमें हेल्थ भी अच्छा हो, एजुकेशन भी अच्छी हो, और जो भी हार्मफुल चीज़ें हैं उनको दूर करने की कोशिश करो. तो इट इज़ फ्रॉम DPSPs आर्टिकल 38 स्टेट्स टू सिक्योर अ सोशल ऑर्डर फॉर द प्रमोशन ऑफ द वेलफेयर ऑफ द पीपल. ठीक है, आर्टिकल नंबर 40 इट्स अगेन फ्रॉम DPSPs डायरेक्ट टू प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसीज. ये अलग से चैप्टर है हमारी पॉलिटी में जिनको हम अलग से पढ़ेंगे. ठीक है, यू डोंट नीड टू पैनिक. हम ये तो ऊपर से मैं पहले इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स पढ़ा रही हूँ, जब हम अलग अलग चैप्टर का रिवाइज करेंगे तो ये सारे आर्टिकल्स रिपीट हो जाएंगे. तो आर्टिकल नंबर 40 इज अबाउट ऑर्गेनाइजेशन ऑफ विलेज पंचायत्स. ठीक है, बेसिकली ये गांधी जी का बहुत एक ख्वाब था, ऐसा हो तो इट गिव द प्रैक्टिकल शेप टू द गांधी जीज आइडियाज. गांधी जी चाहता था विलेज पंचायत को ऑर्गेनाइज किया जाए, तो इसको प्रैक्टिकल शेप मिला है इसी से. तो आर्टिकल 40 जो है
आर्टिकल 40 इज़ अ गांधीयन एक आइडिया है, गांधीयन डीपीएसपी भी उसको हम उसको बोलते हैं। आर्टिकल 40 का मतलब यही है, आज इसमें लिखा गया है कि ऑर्गेनाइजेशन ऑफ विलेज पंचायत्स। और बेसिकली इसको प्रैक्टिकल शेप कब मिला, जब 73rd अमेंडमेंट हुआ और उस टाइम पे पंचायत का एक चैप्टर ही इंक्लूड किया गया हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, जो कि हम आगे पढ़ेंगे। बट इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू रिमेंबर दैट आर्टिकल 40 डील्स विद द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पंचायत्स, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ विलेज पंचायत्स, राइट। तो आई थिंक आज मैं पहला वाला जो पार्ट है यहाँ पे कंक्लूड करूँगी, सो दैट यू कैन राइट इन द कमेंट सेक्शन कि आपको ये आज का सीरीज़ कैसा लगा, सो दैट मैं आगे जाके और इसका जो है टाइम इंक्रीज करूँगी और कंटिन्यू करूँगी। तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख लेना कि शैल आई कंटिन्यू दिस सीरीज और नॉट। सो आई विश यू ऑल द बेस्ट, टेक वेरी गुड केयर ऑफ योर सेल्फ, डू सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड stay connected, stay blessed.